हेलो दोस्तों, कनेक्ट एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को जनरल साइंस पढ़ा रहा हूं, जो कि आपका चैप्टर प्रकाश चल रहा है। तो इसमें हम आप लोगों को पिछली क्लास में आप लोगों को बताए थे प्रकाश के चैप्टर में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के जो प्रतिबिंब होते हैं उन सबों को अगर नए हो तो वो आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा। वो क्लास में हम लोग आप लोगों को अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण बताए थे। तो थोड़ा सा हम आप लोगों को ओवरव्यू कर देते हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब थे कितने प्रकार के बने थे। आप लोगों को हम बताते हैं। अगर इस गोले को आप लोग जानते हैं, जो दर्पण बनता है अवतल दर्पण उत्तल दर्पण, गोले का कटा हुआ भाग होता है। और जब गोले के कटे हुए भाग से बाहर की तरफ कलाई कर देते हैं या पेंट कर देते हैं और अंदर के भाग से दर्पण का परावर्तक सतह बन जाता है, यह आपका अवतल दर्पण कहलाता है। तो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब थे, पहला कंडीशन क्या आप लोगों को हम बताए थे, जब प्रतिबिंब कहाँ हो, वस्तु जो है, जो वस्तु कहाँ हो, वस्तु जब, पहले आप लोगों को ये बताते हैं, P है, P आपका ध्रुव है और यहाँ फोकस होता है और यहाँ वक्रता केंद्र होता है। फोकस हमेशा वक्रता केंद्र का आधा होता है। फोकस जो होता है हमेशा वक्रता केंद्र का आधा होता है। तो पहली कंडीशन में वस्तु कहाँ रखी जाती है, वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी जाती है। पहली कंडीशन में वस्तु जब फोकस और ध्रुव के बीच रखी जाती है तो दर्पण का परावर्तन होने के बाद यह फोकस से होकर वापस आती है। यह कहां से वापस आती है, फोकस से होकर वापस आती है। और एक दूसरा वक्रता केंद्र से होते हुए जाती है और थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये यहां से ये प्रकाश किरण यहाँ गई और वक्रता केंद्र से होकर वापस आएगी। ये जब वक्रता केंद्र से होकर वापस आएगी तो प्रकाश ये कहीं यहाँ पे जाके मिलेगी, आगे जाके, और यहाँ पे मिलेगी। तो आप लोग देख रहे होंगे जो प्रतिबिंब, ये क्या है, आपका प्रतिबिंब है। ये आपका क्या है, प्रतिबिंब है। ये आपका प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब। यह जो प्रतिबिंब बना हुआ है आपका वस्तु रखा हुआ है। यह प्रतिबिंब कहाँ बना है, दर्पण के पीछे बना है। कहाँ बना है, दर्पण के पीछे। और यह कैसा प्रतिबिंब है, आभासी है। यह आपका जब ये डॉट डॉट दिखाया जाता है इसका मतलब क्या होता है, आभासी। इसका क्या मतलब होता है, आभासी। और आभासी, और ये देखिए इधर वस्तु रखी गई है और इधर ही प्रतिबिंब बना है। एक मतलब कि ऊपर की तरफ, मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ प्रतिबिंब भी है, मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ वस्तु होती है। तो अब प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है। प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है, आभासी होता है, सीधा होता है। और यह वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। और आप लोग को क्या बताए थे, आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। और आपके किधर बनेगा, दर्पण के पीछे। यह आपका पहला प्रतिबिंब था, दर्पण के पीछे। यह आप लोग को हम बताए थे, जब वस्तु कहां पर हो, फोकस और ध्रुव के बीच में हो। वस्तु कहां है, फोकस और ध्रुव के बीच में। वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में है। तो आप लोग समझ गए होंगे, ये जो पहला जो अवतल लेंस, अवतल दर्पण में आप लोगों का जो प्रतिबिंब बना था वस्तु का, और दो प्रतिबिंब बनने के लिए दो प्रकाश की किरणें होना आवश्यक है। और हमेशा वस्तु दर्पण के किधर रखी जाती है, बाईं तरफ रखी जाती है। आप लोग ध्यान रखिएगा, हमेशा कभी भी वस्तु रखी जाएगी दर्पण के किधर रखी जाएगी, बाईं तरफ रखी जाएगी। आप लोग, हमारा जो फिगर बन रहा है तो ये थोड़ा उतना सही नहीं बन रहा है, लेकिन आप लोगों को हम जो बताने का जो बता रहे हैं वो एकदम टॉपिक बता रहे हैं। तो फिगर आप लोग अगर नाप के बनाएंगे कॉपी में तो आपका फिगर बढ़िया बनेगा। फिगर एग्जाम में नहीं पूछा जाता है,
ज्यादातर आपसे यही पूछ लिया जाएगा कि अगर वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो आप लोग ऐसे नॉर्मली फिगर बना लीजिएगा, बनाए होंगे आप लोग पिछली क्लास में। तो ऐसे ही हम आप लोगों जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में था तो वस्तु प्रतिबिंब हमेशा अवतल दर्पण का आभासी सीधा उससे बड़ा दर्पण के पीछे, और जब वस्तु कहां पर हो, जब वस्तु फोकस पर होती है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब वस्तु कहां होती है, फोकस पर, फोकस पर होगी, फोकस पर, तो प्रतिबिंब कहां बनता है, तब हमेशा प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। और अनंत पे बनने के बाद यह कहीं इधर बनेगा। मान लीजिए वस्तु यहाँ पर है और प्रतिबिंब आपका कहीं इधर बनेगा और कहीं इधर दूर जाके मिल जाएगा, अनंत पे जाके मिलेगा, और वस्तु ऊपर रहेगी, प्रतिबिंब नीचे बनेगा। जब प्रतिबिंब नीचे बनेगा तो वह हमेशा उल्टा बनेगा और यह वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यह आपका कैसा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब, और उल्टा बनेगा। उल्टा का मतलब यह है वस्तु ऊपर है और प्रतिबिंब नीचे बन रहा है, और अनंत पर बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा, और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। कब बनेगा यह, जब वस्तु फोकस पर हो। आप लोग ध्यान दीजिए। और जब वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, और उल्टा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। और तीसरा हम आप लोग को क्या बताए थे, जब वस्तु कहां पर हो, जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में हो, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, और वक्रता केंद्र के बीच में हो, तब प्रतिबिंब आपका कहां पर बनेगा। अगर आप फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में होगा, ये फोकस है P, ये फोकस, ये आपका C। मान लेते हैं वस्तु यहां पर है, तो जो इसका प्रतिबिंब आप लोगों का कहां बनेगा, इस दर्पण का प्रतिबिंब आप लोगों का अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, आभासी बनेगा, आभासी नहीं वास्तविक बनेगा। क्योंकि वास्तविक इसलिए क्योंकि डॉट डॉट ये नहीं बनता है। आप लोग कल के क्लास में फिगर सहित आप लोग को हम बताए थे, यह वास्तविक बनेगा, रिवीजन करा दे रहे हैं आप लोगों को, और यह हमेशा उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। जब वस्तु कहां पर है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। और जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, मान लेते सी आपका वक्रता केंद्र है, तब प्रतिबिंब कहां बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वक्रता केंद्र। प्रतिबिंब कहां पर बनेगा आपका, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, और वास्तविक बनेगा, और उल्टा बनेगा, और वस्तु के बराबर बनेगा। मतलब उसकी साइज वस्तु की साइज के बराबर रहेगी, वस्तु के बराबर बनेगा, वस्तु के बराबर। मतलब आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर ये वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी जाए, ये वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी गई तो ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, फोकस से होकर आएगी, ये दूसरी प्रकाश की किरण जाएगी तो यहाँ से आएगी, ये प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। तो ये आपका क्या हुआ, वक्रता केंद्र पर वस्तु के बराबर और वास्तविक उल्टा, और जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। और आप लोगों को हम बताते हैं, जब वस्तु, अभी वस्तु कहां थी, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर थी, जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच होगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच होगा
तो आप लोगों का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। आभासी बनेगा, आभासी नहीं, वास्तविक। हमेशा अवतल दर्पण में ज्यादातर प्रतिबिंब केवल एक नियम छोड़ तो वास्तविक और या उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। जब वस्तु आप लोगों का हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। अगला नियम देखते हैं आप लोग को। जब वस्तु छाटवां, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर होती है तो हमेशा प्रतिबिंब आप लोगों को कैसा बनता है? फोकस पर बनता है। प्रतिबिंब आप लोगों को कहां बनेगा? फोकस पर। ये आप लोग याद कर लीजिए, जब वस्तु अनंत पर होगा प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, जब वस्तु फोकस पर होगा प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ठीक उसका रिवर्स होता है, जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब आप लोगों का कहां बनेगा? फोकस पर बनेगा, फोकस पर, और वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा, बहुत छोटा बनेगा, बिंदु के आकार का। इन सब का फिगर हम कल की क्लास आप लोगों को ड्रा करके बताए थे, तो आप लोग ये समझ गए होंगे। 6 नियम थे। तो इन नियमों से हमें यह पता चलता है कि जो अवतल दर्पण होते हैं इसमें प्रतिबिंब केवल एक प्रतिबिंब छोड़ दिया जाए तो और कंडीशन में हमेशा प्रतिबिंब आपका वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। केवल एक कंडीशन में आप लोगों का प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। और आप लोगों को हम अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में आप लोग को हमेशा एक नियम बता देते हैं। जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा। उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा, आभासी सीधा। ये मान लेते हैं आप लोगों का गोले को काट कर जब बाहरी भाग को हम कलाई कर देते हैं, तब बाहरी नहीं, इसके अंदर भाग कलाई होगा, सॉरी, इसके अंदर के भाग को क्या कर दिया जाए? कलाई कर दिया जाए, तो प्रकाश का परावर्तन बाहरी जो आपका उभरा हुआ भाग से होगा। ये आपका मुख्य अक्ष होगा, ये आपका पी होगा, ये आपका फोकस होगा, ये आपका वक्रता केंद्र होगा। और हमेशा वस्तु दर्पण के हमेशा किधर रखी जाती है? बाईं रखी जाती है। और उत्तल दर्पण में अगर अनंत से लेके, और उत्तल दर्पण में अगर आप अनंत से लेकर और ध्रुव के बीच में कहीं भी वस्तु रख देंगे तो प्रतिबिंब आपका हमेशा यहाँ कहाँ पे बनेगा? अगर अनंत पे रखेंगे प्रतिबिंब तो फोकस पर बनेगा, और अनंत और ध्रुव के बीच रखेंगे प्रतिबिंब तो हमेशा फोकस और ध्रुव के बीच बनेगा और हमेशा वस्तु से छोटा बनेगा। इसमें क्या होता है? उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा कभी नहीं बनता है, हमेशा वस्तु से किससे बनेगा? छोटा बनेगा। मान लेते हैं वस्तु यहाँ पे कोई रखी गई है, यहाँ से प्रकाश की किरण गई मुख्य अक्ष के समांतर और यहाँ से क्या हो गई? परावर्तन हो गई, वापस होके निकल गई। और यह जो प्रकाश की किरण है यह आपके कहाँ पे मिलेगी? फोकस पर जाके, बिंदु के साइड से आकर फोकस से जाके। एक दूसरी प्रकाश की किरण जाएगी, मान लेते ये यहाँ से गई और यह इधर कहीं फिर वापस चली जाएगी और यह वक्रता केंद्र से होकर चली जाएगी। तो इसका जो प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनेगा? फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा, और हमेशा प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा। प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनेगा, हमें वस्तु से छोटा। प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा। और अवतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, एक कंडीशन को छोड़कर। जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में होती है तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। यह थे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बने प्रतिबिंब। तो आप लोग, हमें ऐसा होगा आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप जो नए हो, अगर आज की क्लास न देखे हो तो आप जाके जो क्लास नंबर आप पार्ट 5 है उसको आप लोग जरूर देखिएगा। तो आज आपका इन अवतल और उत्तल दर्पण हो गया था। इसके हम कड़ी में आगे चलते हैं। आज हम आप लोगों को अवतल दर्पण के उपयोग बताएंगे। अवतल दर्पण के क्या होते हैं? उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग।
उत्तल और अवतल दर्पण का हम लोग के जीवन लाइफ में यूज है, लेकिन आप लोग जानते नहीं कि कौन सा अवतल दर्पण होता है, कौन सा उत्तल दर्पण होता है। तो अगर आप लोग यह जान जाएंगे, लाइफ से रिलेट करके हम लोग यूज कर रहे हैं, तो आप उसे आसानी से याद कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं पहला। आप लोगों पहला क्या है उपयोग में, सोलर कुकर या सौर भट्टियां में प्रकाश केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। पहले हम आप लोगों को अवतल दर्पण में आप लोग को हम क्या बताए थे, अवतल दर्पण है यह बाहरी भाग को कलई किया जाता है और मुख्य अक्ष या ध्रुव है। आप लोग को बताए थे कि जो अवतल दर्पण से जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो हमेशा फोकस पर होकर आती हैं और फोकस से होकर केंद्रित होकर आती है। कोई भी प्रकाश की किरण हो या किधर से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। तो नियम यह होता है कि जब अवतल दर्पण में जो प्रकाश की किरण होते हैं उसमें अभिसारी दर्पण बोलते हैं या अवसारी दर्पण की प्रकृति की होती है। अभिसारी मतलब प्रकाश की किरणें क्या हो रही है, एक बिंदु पर आके इकट्ठी हो रही हैं। ये जो प्रकाश की किरणें हैं एक बिंदु पे आके क्या हो रही है, इकट्ठी हो रही हैं। तो जो सोलर कुकर होता है इसमें क्या होता है, सौर भट्टियों में प्रकाश आके क्या हो रही है, केंद्रित हो रही है। केंद्रित होने पर उसमें अवतल दर्पण का क्या होता है, उपयोग किया जाता है। आप लोग को दिखाते हैं, देख लीजिए। जैसे ये आप लोगों का है, ये है सोलर कुकर। ये जो इतना देख रहे हैं सोलर कुकर, इसमें जो प्रकाश की किरण है इस पर पड़ रही हैं। जब प्रकाश की किरण जब पड़ेगी तो एक बिंदु पर केंद्रित होगी। जब एक बिंदु पर केंद्रित होगी तो उसमें हीट ज्यादा उत्पन्न होगा, तब जाके जो सोलर कुकर का यूज होता है, जो इसका यूज होगा खाना बनाने के लिए, तब हम लोग इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर यही प्रकाश किरणें अवतल उत्तल दर्पण का उपयोग कर लिया जाएगा तो टकरा कर वापस चली जाएंगी और फैल जाएंगी, तो उसमें प्रकाश एकदम इकट्ठी नहीं हो पाएगी। तो उस पर हम उसमें सोलर कुकर का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो पहला नियम यही है कि जब सोलर कुकर में किसका यूज किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश एक जगह क्या हो रही है, केंद्रित हो रही है। और सैलून में व्यक्ति का बड़ा प्रतिबिंब बनाने हेतु अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जो सैलून होता है, आप लोग जाते होंगे दाढ़ी बाल बनवाने, उसमें भी आप लोगों के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये देखिए, ऐसे ही आप लोगों का सैलून होगा, उसमें जाएंगे तो आप लोग दाढ़ी बाल बनवाएंगे, उसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के उपयोग के बारे में। तो अगर आप लोगों को अगर याद रहेगा, लाइफ से रिलेट करके जोड़िए, तब आप लोग आसानी से आंसर कर पाएंगे। अगला देखिए, तीसरा उपयोग क्या होता है, दंत विशेषज्ञ। दंत विशेषज्ञ, अगर आप लोगों को दांत में पीड़ा होगी तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वहां एक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। एक छोटा सा चिमटी जैसे कांच का उपयोग करते हैं, जो मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं, उपयोग करते हैं। आप लोग को हम दिखाते हैं। अगर आप लोग जाएंगे कभी भी अपना दांत में अगर आप देखेंगे तो एक छोटा सा क्या होता है, ये देखिए छोटा सा उनके पास एक शीशा रहेगा, तो उसमें आप लोगों का अंदर से दांत देखेंगे। मुंह के आपके अंदर के, जब आप अंदर मुंह के अंदर, ये आप दांत हमेशा बाहर देख सकते हैं, अंदर का तो देख नहीं पाएंगे उतना अच्छे से। तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, जो दंत विशेषज्ञ हैं, ये अवतल दर्पण का उपयोग करके आपके दांत के जो दांत का अंदर का जो भाग है उसको अच्छे से देखने का काम करते हैं, क्योंकि वह अवतल दर्पण प्रतिबिंब को यहाँ क्या बनाएगा, बड़ा बनाएगा। आप लोग यहाँ समझ गए। और हेडलाइट, टार्च, टेबल लैंप का परावर्तक अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आप लोग ध्यान दीजिए, अभी हम आप लोग को क्या बताएं, जो अवतल दर्पण होता है, यह प्रकाश परावर्तन के बाद क्या करती है, एक बिंदु पर केंद्रित होती हैं। तो आप लोग बाइक का हेडलाइट देखिए, कोई भी अगर वाहन है उसका हेडलाइट देखेंगे तो ऐसे होगा, यहाँ बीच में देखेंगे आपकी जो बल्ब लगी होगी और ऐसे आपका ये ढका होगा। तो यहाँ जो ये जो अंदर का जो भाग है, यहीं पे अवतल दर्पण का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इसका काम क्या है कि प्रकाश को एक जगह केंद्रित करता है। जब यहाँ लाइट जब जलेगा तो प्रकाश को एक आगे जाके क्या करेगा, केंद्रित करेगा। अगर यह केंद्रित नहीं करेगा तो प्रकाश की किरण फैल जाएंगे, तो रोड पर हमें अच्छे से दिखाई नहीं देगा। इसलिए जो हेडलाइट होता है बाइक या कोई भी वाहन का, वहां पर अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार टार्च में भी आप लोग देखेंगे, अंदर बल्ब के ठीक अंदर देखेंगे सटा हुआ, वहां चमकीला चमकीला एक छोटा सा लगा रहता है, वही आपका अवतल दर्पण का उपयोग वहां पे भी किया जाता है। और टेबल लैंप में जब आप लोग पढ़ते हैं तो उसमें भी आप लोगों को वहां पे भी अवतल दर्पण का
जो परावर्तक के लिए उपयोग किया जाता है, क्योंकि प्रकाश उसमें एक जगह आके क्यों टेबल लैंप का उपयोग किया जाता है, क्योंकि जब हम वो जलता है तो प्रकाश हम लोग चाहते हैं कि जो उसकी रोशनी वो ज्यादा फैले ना, एक जगह होकर आके केंद्रित हो, एक जगह केंद्रित होगी तो हम लोग आसानी से पढ़ लिख लेंगे। तो इसलिए टेबल फैन में अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। और कान, नाक तथा गले के डॉक्टर आंतरिक भाग का जांच करने के हेतु अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। जो डॉक्टर होते हैं, कान, नाक तथा गले के डॉक्टर होते हैं, वो भी अगर आंतर भाग जो जांच करने के लिए क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उसमें भी उपयोग करते हैं। पहला आप लोग को क्या बताएं, सोलर कुकर, सौर भट्टियों में प्रकाश केंद्रित के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सैलून में व्यक्ति का बड़ा प्रतिबिंब बनाने हेतु अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। और हेडलाइट, टार्च, टेबल लैंप में परावर्तक अवतल दर्पण का भी उपयोग किया जाता है। कान, नाक तथा गले के डॉक्टर भी आंतरिक भाग जांच करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो आप लोग ये देख लीजिए, जो डॉक्टर होते हैं, ये डॉक्टर लोग दांत को अंदर का भाग देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और बर्निंग मिरर मतलब आप खाना, जो सोलर कुकर होता है उसमें कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण उपयोग किया जाता है। ये देखिए कार की हेडलाइट के अंदर आप लोग देखेंगे तो चमकीला चमकीला अंदर का भाग रहता है, वो भी अवतल दर्पण होता है। उसी प्रकार टार्च में देखिए अंदर जो सफेद दिख रहा होगा, यहाँ कैसा, ये अवतल दर्पण, ये प्रकाश को क्या करती है, एक तरह केंद्रित करती है। अगर यहाँ पे उत्तल दर्पण का उपयोग कर लिया जाएगा तो प्रकाश फैल जाएंगी और केंद्रित नहीं होगी, तो सामने की वस्तु हमें सही से दिख नहीं पाएगी। तो हमें आशा होगा आप लोग इस अवतल दर्पण का उपयोग समझ गए होंगे। इतना आप जान लीजिए, अवतल दर्पण जहां भी उपयोग होता है वो प्रकाश को केंद्रित करने का काम करता है। तो जहां जहां इसका उपयोग हो रहा है वहां प्रकाश केंद्रित हो रही है। अब आप लोग आगे चलिए, आप ये देखिए दांत का अंदर भाग देखने के लिए ये डॉक्टर लोग ये कभी भी जाएंगे देखेंगे इसमें अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। ये भी आप लोग देख लीजिए, सैलून में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब उत्तल दर्पण के उपयोग, उत्तल दर्पण का काम क्या होता है, पहले आप लोग उत्तल दर्पण एक बार फिर समझ लीजिए। जो उत्तल दर्पण होता है, गोले का कटा हुआ भाग होता है, इसके अंदर की भाग को कलाई कर देते हैं, कौन सा दर्पण हो जाता है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण मतलब कॉन्वेक्स मिरर। इसमें क्या होता है, ये आपका मुख्य भाग है, मुख्य अक्ष है, ये पी है, ये आपका फोकस है, ये आपका वक्रता केंद्र है। जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें जब परावर्तक सतह के उत्तल दर्पण में टकराएंगी तो यह फैल जाती हैं, मतलब बिखर जाती हैं। यह क्या करती हैं, बिखर जाती हैं। यह यहाँ से बिखर जाएगी, तो बिखर जाती है, तो इसका यही होता है आपका उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण, और यहाँ आप ये मान लीजिए यहाँ एक बिंदु पर आकर केंद्रित हो रही हैं, यहाँ फोकस पर आकर ये केंद्रित होता प्रतीत होती हैं, ये केंद्रित होते प्रतीत होती हैं। तो उत्तल दर्पण के उपयोग वाहनों के साइड मिरर में लाने के लगे होते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग को हम बताएं अवतल दर्पण का उपयोग क्या करता है कि वह प्रकाश को केंद्रित करने का काम करता है, और उत्तल दर्पण का क्या काम होता है कि वह प्रकाश को फैलाने का काम करता है। तो देखिए, जो उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों को साइड मिरर लाने हेतु इनमें ड्राइवर अपने पीछे वाहन को देख सकते हैं, जिससे वे सुरक्षित रूप से वाहन चला सकते हैं। अब आप लोग ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब उल्टा बनता है। उत्तल दर्पण में अवतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, और केवल एक कंडीशन में अवतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या बनता है, सीधा बनता है, और वो भी वस्तु से बड़ा। आप लोगों को हम बता देते हैं एक बार, ये आपका अवतल दर्पण मान लेते हो गया। ये प्रकाश की किरण आई, ये मुख्य अक्ष है, प्रकाश की किरण एक आई, मान लेते हैं ये फोकस है। पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये फोकस है, वस्तु कहीं यहाँ पे रखा है। जब परावर्तन होगा तो फोकस से होकर जाएगा, ये फोकस से होकर जाएगी, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा इन सब का उपयोग, तो आप लोग आसानी से एग्जाम में बना सकते हैं। देखिए, ये आपका अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है। अब प्रकाश की किरण हमेशा मान लेते हैं फोकस है, फोकस के बीच में और ध्रुव के बीच में वस्तु है, और जब प्रकाश यहाँ से टकराएगी तो फोकस से होकर चली जाएगी। और दूसरी मान लेते हैं प्रकाश की किरण गई टकरा के यहाँ से, फिर वक्रता केंद्र से होकर वापस चली आई, वक्रता केंद्र से होकर क्या आई, वापस चली आई, ये कहीं यहाँ जाके मिल गई,
यहाँ मिल गई। और जो मुख्य अक्ष है उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में आप वस्तु कहीं भी रखेंगे तो प्रतिबिंब हमेशा क्या बनेगा, छोटा बनेगा। और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा और छोटा बनेगा। ये आप ध्यान दीजिएगा, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा छोटा और सीधा, वस्तु से क्या बनेगा, हमेशा छोटा होगा और सीधा होगा। और अवतल दर्पण में केवल एक कंडीशन में प्रतिबिंब सीधा बनता है, एक प्रतिबिंब में हमेशा सीधा बनेगा और वह वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। केवल एक कंडीशन में प्रतिबिंब आपका सीधा बनेगा, वो वस्तु से बड़ा बनेगा। और उत्तल दर्पण में चाहे जैसा भी नियम हो, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु चाहे जहां हो, चाहे अनंत हो चाहे ध्रुव के बीच में हो। तो अब आप लोग इस पर आइए, उत्तल दर्पण के उपयोग में वाहनों के साइड मिरर में उपयोग किया जाए, क्योंकि वह बड़े से बड़े वस्तु को क्या कर दे रही है, छोटा कर दे रही है। बड़े से बड़े वस्तु को अनंत पर भी है तो उसको क्या कर दे रही है, छोटा करने का काम कर रही है, और वो भी सीधा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, वो भी कैसा, सीधा। लेकिन अवतल दर्पण इसलिए उपयोग नहीं किया जाता है वाहनों के साइड मिरर में, या छोटी भी वस्तु को बड़ा कर देगा, क्योंकि हमें वाहनों में पीछे का भाग देखना होता है, वाहन में हमें पीछे का भाग देखना होता है। तो हम लोग यह सोचते हैं ज्यादा से ज्यादा जगह में कम देखने का काम करता है। आप लोग बाइक में देखेंगे छोटा सा भी मिरर होता है, वो ज्यादा से ज्यादा जगह में आपको उसी छोटे में दिखाई देने का कार्य करता है, एक बिंदु पर केंद्रित करने का काम करता है, और वो भी सीधा। लेकिन अवतल दर्पण में काम होगा, लेकिन वह केवल ज्यादा भाग आपको नहीं दिखा पाएगा। जैसे कोई बाइक है तो बाइक का छोटा बड़ा पार्ट दिखा देगा ये, तो आप और चीजें नहीं देख सकते हैं। इसलिए किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का। क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, छोटा बनता है। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि अवतल दर्पण का उपयोग क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि उसमें प्रतिबिंब बड़ा बन जाएगा। केवल यही कंडीशन है कि इसमें प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, और जिससे वह सुरक्षित वाहन को चला सकते हैं। और आप लोग ध्यान दीजिएगा, समतल दर्पण की तुलना में उत्तल, ये उत्तल है, उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे बहुत बड़े क्षेत्र में देखने में समर्थ बनाता है। जो उत्तल दर्पण होता है, या बाइक के पीछे जो देखने का काम होता है, उसको देखने में बहुत समर्थ बनाता है। और उत्तल दर्पण का एक उपयोग और होता है, आप लोग क्या होते हैं, आप लोग कहीं भी कॉलोनी में रह रहे होंगे या कहीं भी जाएंगे बाजार में, तो क्या रहती है, बाजार में स्ट्रीट लाइट लगी होती है, तो स्ट्रीट लाइट में भी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्योंकि क्यों उपयोग किया जाता है स्ट्रीट लाइट में? क्योंकि आप लोग ध्यान दीजिएगा, उत्तल दर्पण में क्या होता है, प्रकाश को फैलाने का काम करता है। प्रकाश को कितना परावर्तक सतह से जब टकराएंगे तो बहुत जगह में फैल जाएंगे। तो जो स्ट्रीट लाइट लगी होती है, आप लोग देखेंगे हर एक चौराहे पर अब स्ट्रीट लाइट लग गई है, तो ये क्या काम करती है, प्रकाश को चारों तरफ फैलाने का। स्ट्रीट लाइट का काम ही क्या है, प्रकाश को केंद्रित नहीं करना है, वो प्रकाश को फैलाने का काम करती है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि उत्तल दर्पण का उपयोग और अवतल दर्पण का उपयोग। अगर आप लोग ध्यान से देखे होंगे तो आप लोग एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण की, अवतल दर्पण की, समतल दर्पण, तो आप लोग हमेशा आंसर किसका होगा, उत्तल दर्पण का। आप लोग समझ गए। और सोलर कुकर में कौन सा दर्पण यूज होता है, अवतल दर्पण का। ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये आपका उपयोग, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की ये थे उपयोग। अब आप लोग अब देख लीजिए, कार का है, कार का पीछे का लाइट देखिए, इसमें कौन सा उपयोग हो रहा है, आपका उत्तल दर्पण का उपयोग हो रहा है। अगर अवतल दर्पण का उपयोग होगा तो जो 5-6 यहाँ देखेंगे 4 व्हीलर दिख रहे हैं, तो केवल एक ही का बनाएगा। तो और जो ये, और क्योंकि यह वो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है बड़ा बन जाता है शीशे में, और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब को छोटा बनाता है। तो ये आप लोग आसानी से इसको समझ गए होंगे। तो ये भी आप माल में देखेंगे तो एक बहुत बड़े के वस्तु को एक छोटे से आगे केंद्रित कर दे रहा है, तो माल में भी इसका उपयोग होता है। तो आप आगे चलिए, आगे हम आप लोग को बताते हैं समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के मुख्य अंतर। तो दर्पण 3 प्रकार के आप लोग को हम बता चुके हैं, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, इसका उपयोग कैसे होता है। अब आज हम आप लोगों को अंतर बताते हैं। अगर आप दर्पण को अगर देखेंगे तो कैसे आप बताएंगे, देखिए हमेशा समतल दर्पण कैसा होता है, प्लेन होता है। समतल दर्पण कैसा होगा, प्लेन होगा, और जो परावर्तक सतह होगा वह समतल दर्पण के प्लेन से होगा। जो परावर्तक सतह होगा कैसा होगा, प्लेन होगा। परावर्तक अगर सतह देखा जाए या कैसा है, प्लेन है, ये प्लेन से
समतल दर्पण परावर्तक सतह होता है। और ये देखिए आपका, ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपका अवतल है, अवतल दर्पण। ये आपका क्या है, उत्तल है। कभी अंतर पूछ लिया जाए तो आप अंतर भी बता सकते हैं। जो अवतल दर्पण होता है, जो प्रकाश का परावर्तन होता है, या दबे हुए भाग से होता है। जो या देखिए, ये दबा हुआ भाग से प्रकाश का क्या हो रहा है, परावर्तन होता है। और जो उत्तल दर्पण होता है, ये दर्पण के उभरे हुए भाग से प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है। समतल दर्पण में समतल से प्रकाश का परावर्तन होता है, अवतल दर्पण में दबे हुए भाग से, दर्पण के दबे हुए भाग से होता है, और उत्तल दर्पण में दर्पण के उभरे हुए भाग से होता है प्रकाश का परावर्तक। यह क्या है, परावर्तक सतह है तीनों। और प्रतिबिंब हमेशा समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। हमेशा समतल दर्पण में प्रतिबिंब कहां बनेगा, दर्पण के पीछे। और अवतल दर्पण में दर्पण के सामने भी बनता है, और कभी एक प्रतिबिंब तो पीछे भी बनता है। यहाँ एक प्रतिबिंब आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह कभी पीछे भी बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा, अवतल दर्पण में दर्पण के सामने और पीछे भी बनता है। और उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। जो उत्तल दर्पण होगा, हमेशा प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। और समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब आपका कैसा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। अवतल दर्पण में आभासी, सीधा, वास्तविक और उल्टा दोनों बनेगा। जो अवतल दर्पण होता है, इसमें आभासी, सीधा, वास्तविक, उल्टा दोनों प्रतिबिंब बनता है। और उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब आपका कैसा बनेगा, आभासी और सीधा। उत्तल दर्पण में पूछ लिया जाए प्रतिबिंब आपका कैसा बनेगा, आभासी और सीधा। और जो समतल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा अनंत पर होता है। समतल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा अनंत पर होता है। और अवतल दर्पण का फोकस दूरी मापने लायक होता है, यह आप माप सकते हैं। फोकस दूरी इसका क्या करते हैं, माप सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप माप नहीं सकते। और ऐसे ही उत्तल दर्पण का भी आप फोकस दूरी माप सकते हैं। ये थे अंतर, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण में अंतर। ये भी आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब दर्पण सूत्र, मिरर फार्मूला गोलीय दर्पण के लिए। तो मिरर फार्मूला क्या होता है, मिरर फार्मूला आप लोग ध्यान दीजिएगा, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यह आपका क्या होता है, मिरर फार्मूला। इसको सिद्ध कराना नहीं है, यह एग्जाम में क्वेश्चन बनाने के लिए आप लोगों को काम आएगा। और भी आपका क्या होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, भी आपका प्रतिबिंब की दूरी, भी आपका प्रतिबिंब की दूरी है। और यू आपका वस्तु की दूरी, अगर यू देख पूछ लिया जाए, वस्तु की दूरी। और एफ आपका फोकस दूरी, फोकस दूरी। यू भी आपका प्रतिबिंब की दूरी, यू आपका वस्तु की दूरी, और एफ आपका फोकस दूरी। यह आपका दर्पण फार्मूला है। आप लोग इस दर्पण के फार्मूले का उपयोग करके आप क्वेश्चन बना पाएंगे, जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहेगा। इन फार्मूले का क्या होगा, उपयोग होगा। और हमेशा आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो फोकस होता है, फोकस, जो आपका फोकस होगा, वक्रता त्रिज्या का हमेशा आधा होता है। वक्रता त्रिज्या का हमेशा आधा होता है, यह भी आप लोग याद कर लीजिएगा। कभी कभी वक्रता त्रिज्या नहीं दिया रहेगा तो फोकस आप लोग कैसे निकालेंगे, तो आपको ये याद रहेगा, तो फार्मूला से आप लोग निकाल सकते हैं। तो अभी हम आप लोगों को अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण के बारे में, उपयोग के बारे में बता ही रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं, आप लोग को बताते हैं। थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है, अवतल दर्पण मान लेते हैं, या अवतल दर्पण है ही, ये आपका अवतल दर्पण है। और एक मान लेते हैं, एक फिगर यहाँ खींच देते हैं। आप लोग निर्देशांक ज्यामिति पढ़े होंगे। तो निर्देशांक ज्यामिति में क्या होता है, यह एक्स एच होता है और यह वाई एच, यह एक्स एच, यह वाई एच। तो इधर का जो दाहिने वाला होता है यह प्लस होता है और यह माइनस। और ये ऊपर वाला आप लोगों को क्या होगा, प्लस होगा, नीचे वाला भी माइनस होगा। यह आप लोग निर्देशांक ज्यामिति में पढ़े होंगे। तो अब आप लोग दर्पण में आइए। दर्पण हमेशा वस्तु के किधर रखी गई,
बाईं ओर रखी जाती है। दर्पण में वस्तु हमेशा किधर रखी जाती है? बाईं ओर रखी जाएगी। तो बाईं यहाँ आपका क्या होगा? फोकस होगा। और यहाँ क्या होगा? वक्रता केंद्र होगा। तो ये जो फोकस हमेशा इधर, जब फोकस इधर बन रहा है तो फोकस दूरी हमेशा क्या होगी? माइनस होगी। जो फोकस दूरी हमेशा क्या होगी? माइनस होगी। फोकस दूरी हमेशा माइनस होगी। और वस्तु भी यही रखा जा रहा है। वस्तु यही फोकस दूरी और वस्तु की दूरी भी माइनस होगी। जो वस्तु की दूरी होगी वह माइनस होगी। किसमें? आप लोग पहले यह समझ लीजिए। और जो प्रतिबिंब अगर नीचे, आप नीचे आइए, अगर नीचे आप देखेंगे तो प्रतिबिंब नीचे बनेगा, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई भी क्या होगी? नीचे आप जाएंगे तो माइनस होगा, नीचे आप जाएंगे तो माइनस होगा। और ऊपर जाएंगे वस्तु की दूरी में, वस्तु की लंबाई, यहाँ वस्तु की दूरी नहीं, वस्तु की लंबाई ले लेते हैं, तो यहाँ वस्तु की लंबाई प्लस होगी, लेकिन वस्तु की दूरी माइनस होगी। वस्तु की दूरी क्या होगी? माइनस होगी। और अगर इधर प्रतिबिंब बनेगा तो यहाँ एक प्रतिबिंब अगर इधर बनेगा तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? यहाँ प्लस होगी। तो यह निर्भर करेगा प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। प्लस माइनस जो भी आप निर्धारित करेंगे या निर्देशांक ज्यामिति के आधार पर आप लोग समझ लीजिएगा, यह निर्भर करेगा कि उस टाइम, प्रेजेंट टाइम में क्वेश्चन में दिया रहेगा कैसा वो प्रतिबिंब बन रहा है, तो आप आसानी से बना पाएंगे। तो आप ऐसे ही आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये ले लीजिए उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण में फोकस हमेशा इधर रहता है, तो फोकस इधर रहने पर यह प्लस होता है या माइनस, ऊपर का भी प्लस होगा, नीचे का भी माइनस। तो उत्तल दर्पण में क्या होगा? हमेशा फोकस दूरी पॉजिटिव होता है। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी पॉजिटिव होता है और वक्रता केंद्र भी पॉजिटिव होगा। और आपका जो प्रतिबिंब की लंबाई भी होगी वह भी पॉजिटिव होगी। और जो कहीं वस्तु होगी, वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव होगी। अगर आप उत्तल दर्पण में बात करेंगे या अवतल दर्पण में, दोनों में देखिए वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव होगी, क्योंकि वस्तु को हमेशा बाईं तरफ रखी जाती है। वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव होगी क्योंकि वस्तु हमेशा बाईं तरफ रखी जाती है दोनों में। और लेकिन प्रतिबिंब हमेशा, प्रतिबिंब की दूरी और प्रतिबिंब की लंबाई उत्तल दर्पण में पॉजिटिव होगा। उत्तल दर्पण में देखेंगे तो प्रतिबिंब की लंबाई, आप ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव है, और इधर आप दाहिने साइड देखें यहाँ पॉजिटिव है, तो यह भी पॉजिटिव होगा। यह आप समझ गए होंगे कि किधर अगर जैसा प्रतिबिंब बनेगा पॉजिटिव निगेटिव आप वैसा ही रख सकेंगे। उसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा आवर्धन। आवर्धन क्या होता है? आवर्धन आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई अपान वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। आवर्धन क्या होता है? प्रतिबिंब की लंबाई अपान वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है वो आपका क्या होता है? आवर्धन होता है। और आप लोग उत्तल दर्पण में हमेशा आवर्धन पॉजिटिव होगा। उत्तल दर्पण में हमेशा आवर्धन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यहां V अपान U उसका होता है। उत्तल दर्पण में हमेशा आवर्धन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और अवतल दर्पण में हमेशा आवर्धन क्या होगा? निगेटिव होगा। अगर आपसे पॉजिटिव आवर्धन क्या है? पॉजिटिव है, तो आपका क्या होगा? उत्तल दर्पण होगा। और उत्तल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। अगर आवर्धन क्या है? निगेटिव है, तो वह अवतल दर्पण होगा। अवतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक बनता है, एक कंडीशन केवल छोड़ के। तो यह आपका आवर्धन है। तो दर्पण आपका यहीं पर अब खत्म होता है। अब आगे एक नया टॉपिक के साथ, एक नए जोश के साथ आगे अब आप लोगों को हम बताएंगे
यह आपका अब दर्पण खत्म हो गया है। इस दर्पण के उपयोग, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण के उपयोग, इन सब का कंडीशन आप लोग देख चुके हैं। अगर आप लोग हमारे क्लास को नए लोग हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को शेयर करने का काम जरूर करिए। चलिए मिलते हैं एक नए क्लास में। जय हिंद।